हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंदी पैडागोजी। तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 के पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिससे आपको क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्थक पुनरावृत्ति। देखो, प्राथमिक स्तर है, छोटे बच्चे हैं। अब उनको जो है अगर हम बाल साहित्य पढ़ाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है सार्थक पुनरावृत्ति। अब क्योंकि हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं ना, उनको भाषा सिखा रहे हैं, तो भाषा सिखाने में एक तरह से बाल साहित्य का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि बच्चे जो है ना इंटरेस्ट के साथ साहित्य को पढ़ते हैं। जो बाल साहित्य होते हैं, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट लेके आप उनको पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो अगर हम भाषा सिखाएं साथ ही साथ बाल साहित्य को पढ़ाने के साथ साथ, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। अब उसी बाल साहित्य को अगर हम सार्थक पुनरावृत्ति के साथ पढ़ाएं, सार्थक पुनरावृत्ति होती, पुनरावृत्ति आपको पता ही है, दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना, और सार्थक मतलब अर्थ के साथ। तो जब हम अर्थ के साथ दोहराते हैं तो ये एक तरह से काफ़ी हेल्प करती है भाषा सीखने में। तो बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है सार्थक पुनरावृत्ति। भाषा एक है तो भाषा क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, नियमबद्ध व्यवस्था। देखो, भाषा जो है ना एक तरह से नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि भाषा में आप कोई भी किसी भी तरह से वाक्य बना दोगे। एक उसका स्ट्रक्चर होता है, एक वाक्य बनाने का। वाक्य बनाने का ये स्ट्रक्चर होगा कि भाई पहले जो है संज्ञा आएगी, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें आएंगी। आप क्रिया को पहले नहीं रख सकते, संज्ञा पहले आएगी। इस तरह से मतलब एक तरह से फिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है, नियम बने होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। बिना नियमों के जो है एक तरह से भाषा आप नहीं कह सकते उसको, फिर तो वो कुछ भी आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप नियम के पर आधारित कोई भाषा बोल रहे हैं तभी उसको भाषा कहेंगे। तो नियमबद्ध ये व्यवस्था होती है भाषा। भाषा जो है एक तरह से वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को संगठित व्यवस्थित करके संसार के सामने रख पाते हैं। देखो, हम लोग ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट क्यों हैं बाकी प्राणियों से, क्योंकि देखो हमारी जो है ना एक लैंग्वेज होती है। हम अपनी जो बात है, वैसे तो भाषा के और भी रूप होते हैं, लेकिन जो हम ये भाषा बोलते हैं ये जो है इसका अलग ही रूप है। तो भाषा एक ये माध्यम होती है कि भाई हम अपने विचारों को, अब जो जानवर लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो कैसे अपना बोल वैसे नहीं बोलते, वो हमारी तरह तो नहीं बोलते ना। आप उनसे कुछ पूछोगे तो क्या वो जवाब दे पाएंगे? आप उनसे पूछोगे कि आपने खाना खाया तो क्या वो जवाब दे पाएंगे कि हाँ खा लिया? तो ये आप ह्यूमंस ही बात कर सकते हैं भाषा में। तो भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को संगठित व्यवस्थित करके संसार के सामने रख पाते हैं। अब हमारे दिल में क्या है, जुबान पर हम उसको ला पाते हैं, दूसरा सामने वाला तभी तो उसको समझेगा। मान लो एक्सप्रेशन आप दे रहे हो फेस की कुछ और दिल में आपके कुछ और है, तो सामने वाला आपके शब्दों से ही तो समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चा जो है एक भाषा सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो जन्मजात ही ये क्षमता उसमें विकसित रहती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। देखो, इन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं सभी जो विद्वान हैं। और स्किनर के अनुसार अनुबंध द्वारा भाषा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। तो अलग अलग विचार हैं इनके भाषा को लेकर के। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों का नाम खोजकर लिखना किसका उदाहरण है? अब देखो, ये जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं ये पेपर फर्स्ट का है, जो आपका 1st to 5th के लिए होता है। तो इसमें बेसिकली उन बच्चों के लिए बात की जा रही है कि उनको हम हिंदी कैसे पढ़ाएंगे जो 1st to 5th तक के क्लास के बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर जो अभ्यास है औजारों का नाम खोजकर लिखना, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। तो संपूर्ण पाठ्यचर्या यानी कि हम जो भी चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं एक तरह से उसमें हम क्या कर रहे हैं, संदर्भ में हम भाषा उनको सिखा रहे हैं। हमारी जो पूरी पाठ्यचर्या है या फिर जो हमारा पाठ है उसमें से हम उनको क्या कर रहे हैं, उसमें से हम उनको भाषा सिखा रहे हैं। यानी कि हम साथ साथ उनको पाठ भी पढ़ा रहे हैं और भाषा भी साथ साथ सिखा रहे हैं। अभी देखो, पाठ अगर हमने पढ़ाया है तो एक मान लो एक स्टोरी हमने पढ़ाई है उनको,
स्टोरी कोई पढ़ाई है और स्टोरी उनके समझ में आई है, तो स्टोरी में से अब जब हम उनको ये एक्सरसाइज देंगे करने को कि औजारों का नाम खोज कर लिखो, तो उसमें वो इंटरेस्ट लेंगे और साथ ही साथ जो वो भाषा उनको सीखने को मिलेगी वो इंटरेस्टिंग भी होगी और वो जल्दी ही सीख पाएंगे, उनको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा उसका। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। देखो, भाषा से अलग कोई अगर हम विषय पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ बच्चे भाषा भी सीखते हैं। ऐसा नहीं समझना कि मान लो हम बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो बच्चे विज्ञान ही पढ़ेंगे, विज्ञान के साथ साथ वो क्या है, भाषा भी सीख रहे हैं। तो विज्ञान की जो किताब होगी वो किसी ना किसी तो लैंग्वेज में रहेगी ना, तो उस लैंग्वेज को बच्चे सीख रहे हैं। भूगोल और विज्ञान की पुस्तक हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक के रूप में भी कार्य करती हैं। अब देखो, हिंदी में विज्ञान या भूगोल की किताब है तो हिंदी बच्चे सीखेंगे, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश बच्चे सीखेंगे, तो यानी कि कोई ना कोई लैंग्वेज में तो होगी वो किताब जिस भाषा को बच्चे सीखेंगे। तो हिंदी में विज्ञान भूगोल संबंधी जैसे अन्य विषयों के पाठों का संकलन इन विषयों के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझने में मदद करता है। अब अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में हमने कोई चैप्टर ले लिया, जैसे कि बच्चों की किताबों में आपने देखा होगा कल्पना चावला का चैप्टर है, वो क्या है, साइंस से रिलेटेड है ना, या फिर मान लो भूगोल से रिलेटेड हमने कोई टॉपिक ले लिया कि जो पृथ्वी है हमारी कैसे घूमती है, छोटे छोटे टॉपिक होंगे छोटी बच्चों के क्लास में। तो एक तरह से वो जो टॉपिक हमने लिए हैं वो है तो दूसरे सब्जेक्ट से, विज्ञान भूगोल से, लेकिन हम किस में पढ़ रहे हैं, उनको हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा की किताब में है वो चैप्टर। तो वो चैप्टर्स जो होंगे ना वो दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके हमें भाषा सिखा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विषय के शिक्षण में भाषा का अध्ययन स्वाभाविक रूप से होता है। अब या तो हम डायरेक्टली किसी लैंग्वेज को मतलब किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, तो भाषा का जो अध्ययन है वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। मान लो हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में किसी ना किसी लैंग्वेज में विज्ञान होगा, हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में किताब होगी विज्ञान की, तो भाषा वो ऑटोमेटिकली बच्चे सीख रहे हैं। अब देखो, हिंदी पैडागोजी मैंने आपको बताया था, हिंदी पैडागोजी या किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी वो होती है जिसमें हम ये सीखते हैं कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है। अभी जो हम ये हिंदी पैडागोजी कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो आप ये खुद सीखेंगे कि बच्चों को पढ़ाते समय हमें कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्टिक्स यूज़ करनी है, तभी तो आप पढ़ा पाओगे ना अच्छे से, तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। तो इसीलिए ये आपका एग्ज़ाम होता है, सीटेट में यही चीज़ टेस्ट की जाती है कि भाई आप बच्चों को पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे उस तरह से, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए, सही तरीका जो होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दिया है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है किस तरह का है, यहाँ पर सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। कतई जो शब्द है वो अंडरलाइन किया हुआ है, अभी इसमें ये पूछा गया कि भाई ये जो प्रश्न है वो किस तरह का है, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देख रहे होंगे पैडागोजी की बाकी क्लासेस भी, इंग्लिश की पैडागोजी हो या फिर हिंदी की पैडागोजी हो। संदर्भ में शब्दावली, संदर्भ में व्याकरण, इसका मतलब होता है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें जो भी शब्दावली आ रही है, जो भी व्याकरण आ रही है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पाठ के थ्रू हम सिखा रहे हैं साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हम अलग से रट्टा लगवा रहे हैं कि बच्चों संज्ञा की परिभाषा याद कर लो, बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो संज्ञा के होते हैं, ऐसे हम परिभाषा नहीं रटवा रहे हैं, बल्कि जो शब्द उसमें आ रहे हैं उनको हम ऐसे पूछेंगे। मान लो रमेश का नाम आ गया उसमें, या फिर पहाड़ का कोई नाम आ गया, मान लो हिमालय का नाम आ गया, हम हिमालय नाम दे करके हम कहेंगे बच्चों से कि बच्चों बताओ ये जो है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। तो अब वो बच्चे पता होगा तो बता देंगे संज्ञा है, नहीं पता होगा तो आप बताएंगे कि ये संज्ञा है, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों जब किसी का नाम होता है, व्यक्ति वस्तु या किसी चीज़ का नाम होता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, संदर्भ में वो व्याकरण पढ़ा रहे हैं या तो फिर शब्दावली पढ़ा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बीच में से अंडरलाइन करके शब्दों को निकाल रहे हैं, बीच में से शब्दों को निकाल करके हम पढ़ा रहे हैं उनके बारे में, तो वो संदर्भ में पढ़ाना होता है एक तरह से। हमारे देश की विविधता हमारा एक भाषाई क्या है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, भाषिक और संबल। संबल का मतलब अभी देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो है ना एक तरह से ये कहा गया है कि हमारे देश की जो भाषिक विविधता है, भाषिक विविधता से मतलब कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारा एक भाषाई संबल है ये चीज़। संबल क्या होता है अभी बताएंगे क्या होता है संबल। संबल होता है सहायक सामग्री। भाषिक विविधता जो कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग तरह की यहाँ पर भाषा बोली जाती है, तो ये जो है ना बहुभाषिकता जो होती है, जहाँ पर अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती हैं, उस भाषा विकास में ये एक सहायक सामग्री का काम करती है। क्या? भाषागत विविधता। तो बहुभाषिकता जिसको भाषागत विविधता भी कहते हैं, जब जहाँ पर ये अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। आपको पता ही है, आप भारत के जो है नॉर्थ में चले जाओ तो अलग भाषा आपको मिलेगी, आप ईस्ट में चले जाओ अलग भाषा मिलेगी, वेस्ट में चले जाओ अलग भाषा, साउथ में चले जाओ, और वहाँ पर भी एक एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि कई लैंग्वेज हैं, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज मिलेगी, बल्कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही आपकी भाषा बोली सब बदल जाती है। तो बहुत विविधता है भाषा भारत में। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, चैलेंज है एक तरह से ये, किंतु भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि चैलेंज हो सकता है, एक दूसरे से बातों को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये एक समस्या हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक संसाधन है। संसाधन हम किसको कहते हैं? जिसके ज़रिए हमें कुछ अचीव करने को मिले। तो संसाधन हम इसे किस तरह मान सकते हैं कि ये बहुभाषिकता भाषा विकास में एक सहायक सामग्री का काम करती है। मान लो बच्चों को आप कोई लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हो दूसरी, और वहाँ पर उस तरह की भाषा बोलने वाले कई बच्चे मौजूद हैं, तो बच्चों को मौका मिलेगा उनसे कॉन्वर्सेशन करने का, तो साथ में भाषा बोल पाएंगे, तो वो सहायक सामग्री का एक तरह से काम करेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मातृभाषा। देखो, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होने के लिए इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो मातृभाषा में जो चीज़ें हैं उनको ईजिली समझ लेते हैं। अब आप कोई दूसरी भाषा उनको सिखाने लगो तो वो समझ नहीं पाएंगे। प्राथमिक स्तर मतलब 1st to 5th की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मातृभाषा में वो शिक्षा उनको दी जाए तो बेहतर रहेगी। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा समावेशी। समावेशी बनाती हैं। समावेशी से मतलब है कि सभी बच्चे उसमें जो है शामिल हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कोई अगर डिसेबल पर्सन है, कोई डिसेबल बच्चा है, तो मान लो कोई जो है सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, उसके लिए हम जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री क्या है? जो हम बाकी चीज़ों को जो हम यूज़ करते हैं टीचिंग के दौरान, कोई हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह जो होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो ये समावेशी बनाता है एक तरह से जो भाषा सीखने और सिखाने की हमारी प्रक्रिया होती है उसको। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो किस में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की गुंजाइश है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, एकांकी। देखो यहाँ पर जो है ना मौखिक अभिव्यक्ति मतलब जिससे जो हमारा बोलना है वो इम्प्रूव होगा। मौखिक अभिव्यक्ति जब हम बोल करके खुद को एक्सप्रेस करते हैं, खुद को अभिव्यक्त करते हैं, वो होती है मौखिक अभिव्यक्ति। बाकी में ना हो करके एकांकी जो होती है, जो एक अंक होता है, एक अंक की जो होती है, नाटक जो एक अंक वाले होते हैं उनको कहा जाता है एकांकी। अब एकांकी में आप देखो अगर, तो जैसे नाटक जो हम परफॉर्म करते हैं ना, उसी तरह से एकांकी भी होती है। तो एकांकी में क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे बच्चे, और उससे क्या होगा ना, उसमें एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति की सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है एकांकी में। तो यहाँ पर वही है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो देख लें। एक अंक वाले नाटकों कहते हैं इसमें विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए कम से कम समय में भावों के द्वारा अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया जाता है। भाव मतलब एक्सप्रेशंस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। मतलब इसमें एक तरह से आपको क्या है ना, एक्सप्रेशन से ज़्यादा इसमें काम किया जाता है। नाटक आपने देखा होगा, नाटक में आप देखोगे एक्सप्रेशन होते हैं ज़्यादा। तो एकांकी नाटक आदि में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। जो जीवन की हमारी परिस्थितियाँ होती हैं उनको दर्शाते हैं। और एकांकी नाटक विभिन्न संदर्भों में संवाद करने की क्षमता का भी विकास करते हैं, और एक तरह से भाव अनुसार बोलने की क्षमता का भी विकास ही करते हैं। एक तरह से अर्थ के अनुसार भी बोलने की क्षमता विकसित करते हैं ये। प्राथमिक स्तर के बच्चों में क्या मतलब 2 चीज़ें दी हुई हैं, किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? 2 चीज़ें हैं ऐसी, क्या क्या हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, रेखांकन और चित्रांकन।
देखो रेखांकन अगर हम बात करें, जो बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं ना प्राथमिक स्तर पर, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, जब हम उसको सिखाना शुरू करते हैं लिखना, तो वो क्या करता है, पहले आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है। वो भी अपने आप में एक लेखन होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो रेखाएं जो होती हैं वो लेखन है कि नहीं है। अक्षर बनाने से पहले बच्चों को आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना सिखाया जाता है, क्योंकि उनको आ जाए भाई हमें लिखना कैसे है, पेंसिल हमें कैसे चलानी है, पेन कैसे चलाना है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले उनको रेखाएं खींचना सिखाया जाता है। तो कक्षा 1 में लिखने का जो आरंभ होता है ना, वो रेखांकन और चित्र बनाने से होता है। तो पहले तो हम उनको लाइन खींचना सिखाएंगे, फिर हम उनको चित्र बनाना सिखाते हैं, भी इसको ऐसे बनाओ। तो रेखांकन और चित्रांकन जो है ये एक तरह से जो लेखन कौशल है उसका विकास करते हैं। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर हम बच्चों से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बच्चों को किसका अवसर देता है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, अपने अनुभवों को साझा करने का। अनुभव क्या होते हैं, जो चीज़ हमने अनुभव की होती है, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको हम अपना खुद का अनुभव कहते हैं। तो अब हम बच्चों से क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी परिचित नदी के किनारे, यानी कि उन बच्चों के घर के आसपास जो भी नदी होगी उसके बारे में हम पूछेंगे कि भाई बच्चों बताओ तुम्हारे घर के कोई पास में नदी है, और नदी है अगर तो उस नदी के किनारे क्या क्या होता है। तो अब बच्चों को ये क्या अनुभव करने का मौका दे रही है, अपने अनुभव को साझा करने का ये मौका दे रहा है ये प्रश्न। तो अब बच्चे जो भी देखते होंगे नदी के किनारे होते हुए, वो सारा जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई नदी के किनारे जो है लोग अपने पशुओं को जो है पानी पिलाने के लिए लेकर के आते हैं, या फिर लोग नहाते हैं, या तो फिर लोग कपड़े धुलते हैं। कुछ इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बच्चे बता देंगे। भाषार्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, चॉम्स्की से। चॉम्स्की ने ही ये कहा है कि बच्चे जो है ना भाषा की जो क्षमता होती है उसको उसकी जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। तो मतलब जन्मजात क्षमता सभी में होती है, बच्चों में मतलब एबिलिटी होती है कोई भी भाषा सीखने की। तो भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है चॉम्स्की। चॉम्स्की कहते हैं कि जो भाषा अर्जन क्षमता है जन्मजात होती है, और ये एक तरह से जो क्षमता होती है ना बच्चों में जन्मजात जो होती है, यही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। जो अधिग्रहण भाषा मतलब जो हम भाषा बाद में ग्रहण करते हैं। बच्चों में भाषा विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक बच्चों में होता है जिसके थ्रू जो है भाषा का डेवलपमेंट होता है। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, वो किससे ग्रसित है, सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है हमारा पढ़ने से संबंधित विकार होता है। तो अगर बच्चा अटकता है या दिक्कत करता है पढ़ने में, उसको प्रॉब्लम आती है, तो वो ग्रसित है डिसलेक्सिया से। इसमें अगर मैं बात करूं डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया संबंधित है लेखन से संबंधित विकार से। ग्राफ से इसको याद रख सकते हैं। ग्राफ जो है हम क्या करते हैं, बनाते हैं ना, तो वो लिखने से इसको रिलेट करके देख लो, ये लिखने से रिलेटेड है डिस्ग्राफिया। और जो आपकी डिस्कैलकुलिया है, जिसमें बच्चा जो गणित की मैथमेटिक की जो कैलकुलेशन होती है उसको करने में प्रॉब्लम फेस करता है, वो नहीं कर पाता है। और बात करें अगर अफेजिया की, तो ये बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है अफेजिया। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। अब बच्चों ने कहानी सुनी है, पढ़ी है कोई, तो अभी उनको अगर भाषा हमें डेवलप करनी है उनके अंदर, या फिर भाषा से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, तो हम प्रश्न बना सकते हैं कहानी पर कि बच्चों बताओ कि वो जो कहानी में कौवा था वो किस तरह से अपनी प्यास बुझाता है। वो क्योंकि हमने कौवे की, वो प्यासा कौवा आपने सभी ने पढ़ी होगी कहानी, कुछ इस तरह की कहानी मान लो हमने पढ़ाई है उनको बच्चों को और उन्होंने सुनी है, तो इस पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी जो उन्होंने सुना होगा, समझा होगा, उसके आधार पर अपनी भाषा में वो जवाब देंगे। फिर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति। हम ये जानना चाह रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं 1st से 5th तक के, कि भाई बच्चों को हिंदी भाषा कितनी हद तक आती है, उसका आकलन करना चाह रहे हैं हम, कि चलो देखते हैं कितनी आती है किसको। तो हम क्या करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति उनसे करवाएंगे, उनसे कुछ ना कुछ बुलवा करके देखेंगे कि बच्चों इस प्रश्न का आंसर दो।
मौखिक अभिव्यक्ति से क्या करेंगे, खुद को अभिव्यक्त वो करेंगे, वो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से जवाब दे रहे हैं, उससे पता चल जाएगा वो बच्चों को भाषा कितनी आती है, हिंदी भाषा। तो बात वही है कि वो क्या है ना, स्वतंत्र होकर से खुद को अभिव्यक्त करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, जो मन के उनके विचार हैं वो अभिव्यक्त करेंगे उनको। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज और सरलतम माध्यम है। और भाषा की जो शिक्षा है मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। एक तरह से बोलना ही पहले स्टार्ट करता है कोई भी भाषा अगर सीखता है तो। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई जानकारी मिलती हैं और बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है बच्चा इसमें। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भावपूर्ण पठन। तो जब हम कविता पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है जो कविता है वो बच्चे भाव के साथ पढ़ें। भाव यानी कि अर्थ के साथ पढ़ें, उसका अर्थ समझें साथ साथ, ऐसा ना हो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो भावपूर्ण पठन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कविता के संदर्भ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं रेगुलर क्लासेस के लिए एंड अपडेट्स के लिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर करना चाहता है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज्वाइन करवाएं दूसरे लोगों को भी। और पेपर 2 का यहाँ पर आपको सोशल साइंस का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, ऑलरेडी कराया हुआ है। साथ ही साथ हमारे इंग्लिश पैडागोजी की भी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।